स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार का मौसम फिर से एक बार करवट ले सकता है। इन दिनों बिहार में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है। जहाँ कल भी बारिश और ठंडके का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पर जुलाई महीने में बिहार में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। कुछ दिनों बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार जुलाई महीने में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जब बिहार के लोगों को इस महीने गर्मी अधिक झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अभी कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। यह मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कई जिलों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। जहाँ पटना में भी रुक रुक करके बारिश इन दिनों हो रही है। वहीं पर मौसम विभाग ने बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और फिर जमुई जिले में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं पर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 10 जुलाई तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात के आसार बने रहेंगे। हालांकि कई जिलों में तेज धूप भी खिली रहेगी। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मानसून फिर से सक्रिय हुआ है, तो फिर झमाझम बारिश बिहार में शुरू हो गई है। दोस्तों वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के एक बयान से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। सीट बंटवारे से पहले उन्होंने फिर से दावा किया है कि महागठबंधन सत्ता में आते ही तो वे डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी निषाद जाति को आरक्षण दे दिया तो उनके लिए जान भी दे देंगे। इस बयान को लेकर के मुकेश सहनी पर इंडिया अलायंस में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए तेजस्वी यादव से इस पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुकेश सहनी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। वहीं पर मुकेश सहनी ने एक न्यूज़ चैनल के साथ की बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वे डिप्टी सीएम बनेंगे। कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में कोई भी अति पिछड़ा में लीडरशिप उभरा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों से अपने समाज के लोगों के आरक्षण के लिए खून पसीना बहा करके लड़ाई लड़ी है। मैं मंत्री था और विधायक भी, चाहता तो मोदी जी जिंदाबाद करके सटा रहता। जब उनसे पूछा गया है कि अगर मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण दे देते हैं तो फिर गठबंधन छोड़ करके उनके साथ चले जाएंगे, तो मुकेश सहनी ने जोर देते हुए कहा कि मोदी जी के लिए प्राण तक दे देंगे। अगर चुनाव से पहले मोदी आरक्षण लागू करते तो हमसे प्राण मांगेंगे तो दे देंगे। हमारी लड़ाई निषाद समाज के रिजर्वेशन के लिए है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के सवाल पर कहा है कि इंटरनली 90% तक सब कुछ फाइनल हो चुका है, 10% तक बाकी है, उसे हैंडल करना है। उन्होंने कहा है कि हमारा वोट 12% है और फिर हमने और अपने जनाधार को देखते हुए कार्यप्रणाली में 60 सीटों पर फैसला हुआ है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने आ रहे हैं बीएलओ, गांव-गांव जा रहे हैं और उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है पप्पू यादव का। जब चुनाव आयोग ने जब से बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का ऐलान किया है तभी से बिहार में सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग के इस अभियान पर विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने भी वोटर वेरिफिकेशन पर केंद्र और चुनाव आयोग को जम करके घेरा है। जी हाँ, पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता में से करीब 5.25 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी है। ये जाति का नहीं, गरीबों का और फिर बिहारियों पर हमला है। ये लोग बिहार के दुश्मन हैं। गुजरात में हमें पिटवाया गया, असम में अपमानित किया गया, पूरे देश में बिहारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तैनात बीएलओ के खिलाफ एक्शन का भी दम भरा है। कहा कि बीएलओ को गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हमने गाँव-गाँव जाकर के कह दिया है कि बीएलओ को कोई भी दस्तावेज ना दें, जरूरत पड़े तो फिर गाँव से भगा दो। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मानसिक स्थिति से जुड़े हुए सवालों पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। उन्होंने केवल दांत की सफाई करवाई थी और उसी वजह से उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से ठीक है, भूलने की बीमारी तो मुझे हो गई है, उन्हें नहीं। जब मुख्यमंत्री के बेटे
निशांत कुमार को लेकर के सवाल किया गया तो गोपाल मंडल ने कहा कि हम चाहते हैं कि निशांत जेडीयू में शामिल हों। अगर वे पार्टी में नहीं आते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई आरजेडी में जाएगा, कोई बीजेपी में, कोई लोजपा में चला जाएगा। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए निशांत का जेडीयू में आना जरूरी है। गोपाल मंडल ने यह भी बताया है कि जैसे नीतीश कुमार इंजीनियर है वैसे निशांत भी पढ़े लिखे इंजीनियर है। बयान के अंत में गोपाल मंडल ने कहा है कि लोग कहते हैं कि वे गांजा पीते हैं, लेकिन किसी ने देखा है क्या? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एनडीए गठबंधन के भीतर जुबानी लड़ाई तेज होती जा रही है। गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर बिना नाम लिए हुए जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अभी नेता से नेता बने लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी में हैं, जबकि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल बीते दिनों में जमुई के भाजपा सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि चिराग पासवान को लोकसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा देने का अनुभव नहीं है। उन्होंने इस बयान से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधा था, जिन्होंने 2015 में बिना बहुमत साबित किए ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बयान के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के नेता भड़क गए। नंदलाल मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि मांझी पर सवाल उठाने से पहले लोगों को यह समझना चाहिए कि मांझी जितने साल विधानसभा में रहे हैं उतनी तो कुछ नेताओं की उम्र ही नहीं है। उन्होंने 13 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और अपने संघर्ष के दम पर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय मंत्री बने हैं, ना कि किसी की कृपा से। दोस्तों, बिहार वाकई अजब गजब है। यहाँ पर शराब बेचने पर पूरी तरीके से रोक है, लेकिन फिर भी आए दिन अवैध शराब पकड़ी जाती है। शराब से लोगों का मुंह छूटने का नाम नहीं ले रहा है। तस्कर शराब बेचने के लिए ऐसे नायाब तरीके अपना रहे हैं कि देखने वाले और फिर सुनने वालों भी दांतों तले उंगली दबा लें। या कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि शराब की तस्करी ऐसे भी की जा सकती है। सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसी शराबबंदी की धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। ताज़ा मामला कटिहार का है। यहाँ पर इस तरह से शराब की तस्करी की जा रही थी कि पुलिस भी चकरा गई जब फूलों में छिपा करके शराब लाई जा रही थी। जब कटिहार में फूलों की टोकरी में छिपा करके शराब लाई जा रही थी, या तस्करों ने सोचा होगा कि फूल दे करके किसी को शक भी नहीं होगा और पुलिस की नज़र नहीं पड़ेगी। जब वे हाटे बाजारे ट्रेन में फूलों की टोकरी में छिपा करके शराब ला रहे थे, लेकिन नशे के इस खेल पर पुलिस की पैनी नज़र पड़ गई। गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ और फिर मद्य निषेध विभाग की टीम ने रेलवे पार्सल ऑफिसर में छापा मारा और फिर वहां रखी टोकरी से करीब 15 लीटर देसी शराब जब्त कर ली। शराब के साथ हुई पिंटू मित्रा नाम के एक तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार सिंह ने बताया है कि तस्करों के शराब बेचने के नए तरीके को समय रहते नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर आए दिन तस्करी के नए हथकंडे अपना करके पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नशे का फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। नशे के व्यापारी अब तक ऐसे तरकीब अपना चुके हैं जिनको सुन करके किसी का भी दिमाग घूम जाए। दोस्तों, एआईएमआईएम के बिहार में अन्य विपक्षी दलों के साथ चुनावी गठबंधन के लिए तैयार होने की बात दोहराते हुए पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव के बाद किसी को रोना नहीं चाहिए और न ही ये कहना चाहिए कि मम्मी उन्होंने हमारी चॉकलेट चुरा ली। एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया है कि क्या एआईएमआईएम ने चुनाव के पहले गठबंधन बनाने के लिए आरजेडी और फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस में शामिल होने की कोई भी योजना बनाई है। इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी कांग्रेस दोनों को लपेट लिया। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे बिहार राज्य के पार्टी प्रमुख अख्तरुल ईमान गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने यानी कि प्रयास करने को कहा। ऐसे में चुनाव के बाद किसी को भी इस बात का नहीं रोना चाहिए कि मम्मी उन्होंने आपकी चॉकलेट चुरा ली है। अगर वे तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि बीजेपी एनडीए की सरकार वापस आए, लेकिन अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो फिर हमें भी चुनाव लड़ना होगा। जब वहीं पर अब उनका चॉकलेट वाला ये कटाक्ष यानी कि तंज विपक्षी दलों पर ही दागा गया गाइडेड बम हो सकता है, क्योंकि आरजेडी और फिर कांग्रेस अक्सर आरोप लगाते हैं कि एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है जो बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित करके और फिर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मुकाबले में उतरती है। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि पार्टी ने 1 महीने पहले बहादुरगंज और फिर ढाका दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की
थी। उन्होंने कहा था कि हमारे उम्मीदवार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेंगे, उन्हें सोचना होगा, हम तैयारियां तेज करेंगे, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे जब पार्टी के साथ रहेंगे और फिर लोगों की सेवा करेंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी AIMIM बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय खास करके मुसलमानों में ओवैसी का समर्थन बढ़ता दिख रहा है, जो संभावित रूप से RJD कैडर वोट बैंक मुस्लिम यादव के आयोजन को परेशान कर सकता है। इसके इतर पहलगाम दहशतगर्द हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से उन्हें विरोधियों के खेमे में भी लोकप्रिय बना दिया गया है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी AIMIM को संभावित रूप से बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में अपना बेड़ा गर्क करने वाले महागठबंधन को आम आदमी पार्टी ने बिहार में सबक सिखाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी, जहां आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, आम आदमी पार्टी उसे नया विकल्प देने जा रही है। वहीं पर दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार चला चुकी आम आदमी पार्टी अब बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है, जब पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और फिर जनता से सीधा संवाद करके विकास की नई सोच लेकर के सामने आएगी। पार्टी का कहना है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगी। इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत और फिर गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे। इस आयोजन को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है और पूरे शहर में एक आध्यात्मिक और फिर भक्तिमय माहौल बन गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अनुसार ये आयोजन सनातन धर्म की विशेषता और फिर उनके मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया है कि 6 जुलाई को देश भर से हजारों साधु संत गांधी मैदान पहुंचेंगे, जो इस महाकुंभ को एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करेगा। इस महाकुंभ में कई प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम प्रमुख है। उनकी उपस्थिति से ये आयोजन और भी अधिक खास बन जाएगा। बागेश्वर बाबा के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, जहाँ स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और फिर कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव में भी धांधली की आशंका जताई है। जब भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि तेलंगाना में गड़बड़ी हुई थी कि नहीं। राहुल गांधी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है, या इससे पहले ही EVM का अपना रोना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी अभी से ही बिहार में अपनी हार मान चुके हैं, इस कारण ये सब बोल रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संजय जायसवाल ने पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन को लेकर भी कई बातें की है। उन्होंने कहा है कि पहले बिहार में जब चुनाव होता था तो फिर शहाबुद्दीन एक बार निकलता था तो 700 बूथों पर कब्जा कर लेता था। क्या राहुल गांधी वैसा ही चाहते हैं कि राजद के गुंडे निकले और सारे बूथों पर कब्जा कर ले? संजय जायसवाल ने कहा कि अब चुनाव में किसी तरीके की गड़बड़ी हो नहीं पाती है, जब 2 वोटर के बीच में ये निश्चित है कि 1 मिनट का अंतर होना तय है, जिसके कारण चाहकर भी 1 घंटे में 60 से ज़्यादा वोट डाले नहीं जा सकते। यही कारण है कि अभी बूथ लूटने का काम लालू प्रसाद और RJD दल नहीं कर पा रहा है। बूथ लूटने की परंपरा को दोबारा से शुरू करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एक साल में 1,40,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा 1,10,000 से अधिक शिक्षकों, 21,000 से अधिक सिपाहियों के अलावा करीब 10,000 राजस्व कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सरकारी नौकरियों में तय आरक्षण के अंतर्गत बहाली होने के कारण समाज के पिछड़े और फिर दलित परिवारों के लोगों के भी समग्र विकास का मौका मिला है। ये जानकारी नीतीश कुमार सरकार की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग की तिथियों में अलग अलग विभागों में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन नियुक्ति पत्रों के वितरण से बिहार का भी आर्थिक और फिर सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र के साथ ही बिहार में आर्थिक और फिर सामाजिक समृद्धि की सौगात बांट रहे हैं। वहीं पर सरकार का कहना है कि संबंधित परिवारों के आर्थिक हालात बदलने के साथ ही राज्य में आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में भी सहायक साबित होगा। इसका प्रभाव
बदलाव आगामी आर्थिक सर्वेक्षण और फिर अन्य आर्थिक विश्लेषण से जुड़ी हुई रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दिखेगा। पिछले 2-3 साल के दौरान विभिन्न महकमों में करीब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जिससे बिहार में सरकारी कर्मियों की संख्या में 1.5 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है, यह कहना मेरा नहीं है बल्कि यह कहना बीजेपी के एक सांसद का है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बार बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। इसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल उठा दिया है। निशिकांत यूट्यूबर प्रफुल्ल गर्ग के पॉडकास्ट पर इंटरव्यू दे रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ पर उनका क्या सोचना है। इस पर निशिकांत ने जवाब दिया कि योगी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में जगह खाली नहीं है। जब 20-25 साल बाद क्या सिचुएशन होगी किसी को पता नहीं है। 20 साल राजनीति में बड़ा समय होता है, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न ना किसी के मन में है और ना ही किसी के मन में होना चाहिए। निशिकांत दुबे से पूछा गया था कि मौजूदा राजनीतिक विमर्श पर, लेकिन उन्होंने जवाब दिया भविष्य को लेकर के। अब कयास लग रहा है कि उन्होंने लगभग ये कहने की कोशिश की है कि यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य अनिश्चित है। लेकिन बीजेपी सांसद सिर्फ इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहने लगी कि कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ का अपना कोई वोट बेस नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो योगी के नाम पर लोगों ने वोट नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दिया। आज भी जनता पीएम मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक देवर ने अपनी ही भाभी के साथ शादी रचा ली। देवर अपनी भाभी को मायके छोड़ने गया था, जब वहाँ पर अपनी भाभी के साथ शादी के बंधन में बंध गया। महिला का पति हाथ मलते रह गया। ये मामला बेहरा थाना क्षेत्र के दिम्मा गाँव का है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बताया जा रहा है कि महिला के मायके वालों ने उसकी शादी देवर से कराई है। यह देवर का नाम मनोहर यादव है। वह अपने बड़े भाई की पत्नी को सुपौल जिले में पिपरा थाना क्षेत्र के गेलिया गांव स्थित मायके छोड़ने गया था। वह वापस नहीं लौटा तो मनोहर के पिता आनंद यादव ने बेहरा थाने में उसकी अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने अपने छोटे बेटे को बड़े पुत्र के ससुराल से बरामद करने की मांग पुलिस से की। जब पुलिस मनोहर की मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर सुपौल जिले के गोलिया गांव पहुंची, जब वहां से उसे सकुशल बरामद कर लिया गया। वहां पर पता चला है कि मनोहर की उसकी भाभी के साथ शादी हो गई है। जब महिला के मायके वालों ने ही दोनों का रिश्ता कर दिया। भाभी और देवर दोनों ने पुलिस से शादी कर लेने की बात बताई। वहीं पर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि पुलिस द्वारा इस मामले में मनोहर यादव को अग्रतर कार्रवाई के लिए अदालत भेजा गया है, जहां आनंद के बड़े भाई से महिला का विवाह पिछले साल ही हुआ था। भाभी और फिर देवर के बीच प्रेम संबंध था या नहीं, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग इस मामले को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। पोस्टरबाजी के द्वारा विपक्ष लगातार सरकार को घेरने और फिर जनता को अपने पाले में लेने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगा रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अपना 20 सूत्री प्लान जारी कर दिया है। जहाँ हालांकि राजनीतिक गठबंधनों और फिर दलों का औपचारिक घोषणा पत्र बाद में जारी होगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की इस 20 सूत्री प्लान ने राजनीतिक गर्माहट जरूर बढ़ा दी है। जहाँ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्हें उनके 20 वर्षों के शासनकाल को 20 महीने में सुधार लेने का दावा किया है। जब उन्होंने पोस्टर के माध्यम से कहा कि जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वह तेजस्वी यादव 20 महीनों में ही कर दिखाएंगे। उन्होंने सूचीबद्ध तरीके से 20 बिंदु दर्शाए हैं। उनमें पहला डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही है। इसके बाद 65% आरक्षण लागू करने और नौकरी रोजगार दिलाने, युवा आयोग बनाने, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाने, पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाने, माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपये भिजवाने, सामाजिक पेंशन 1500 रुपये भिजवाने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाने, ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करवाने, वहाँ पर बेटी योजना लागू करने, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, स्वास्थ्य की सुविधा सुगम और फिर बेहतर करने, नए निवेश लाने, उद्योग धंधे लगाने, पलायन पर लगाम लगाने और फिर 20वां पर्यटन उद्योग बढ़ाने का दावा किया है। अंत में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि युवाओं को मिलेंगे नौकरी और रोजगार, बिहार को मिलेगी स्थिर सरकार। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 20 सूत्री प्लान सोशल मीडिया पर वायरल है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधा दर्जन जिलों को खुशखबरी दी है सड़क निर्माण के लेकर के। जी हां, पथ निर्माण विभाग ने आधा दर्जन जिलों में सड़क और फिर नाला निर्माण और जीर्णोद्धार की 7 योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस आशय की जानकारी दी है। जब बीते 11 दिनों में अब तक 195 करोड़ की 30 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। जब इसके तहत 10 जिलों में काम होना है। जब पथ निर्माण मंत्री ने बताया है कि बिहार के नागरिकों को सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तत्पर से काम कर रही है। शहर और फिर ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में पथों को चिन्हित करके उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस दौरान सिर्फ नए पथों का निर्माण ही नहीं बल्कि पथों की चौड़ीकरण का कार्य, नाला निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मत का कार्य भी शामिल किया गया है। जब पथ निर्माण मंत्री ने जानकारी दी है कि इन 7 चयनित योजनाओं में मोतिहारी की 2 योजना, वैशाली की 1, गोपालगंज की 1, पूर्णिया की 1, मधुबनी की 1 और मुजफ्फरपुर की 1 योजना शामिल है। वहीं पर पिछले 11 दिनों में 10 जिलों की 30 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें पटना की, मोतिहारी की 5, वैशाली की 3, मुजफ्फरपुर की 2, गोपालगंज की 2, मधुबनी की 2, सीतामढ़ी की 2, सहरसा की 1, पूर्णिया की 1 और कैमूर की 1 योजना शामिल है। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी अभी भी चरम पर है। महागठबंधन और फिर एनडीए के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में कूद पड़े हैं। उनकी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। जहां एक तरफ नीतीश और तेजस्वी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने 40 सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों की सूची घोषित करके सबको चौंका दिया है। जहाँ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने बिहार की 40 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। आजाद समाज पार्टी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रभारियों की सूची घोषित कर दी है। खास बात यह है कि 40 प्रभारियों में से 10 मुस्लिम हैं। जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। एनडीए से सीएम फेस नीतीश कुमार है तो फिर वहीं पर इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव तय है। लेकिन सी वोटर के ताज़ा सर्वे में हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। या किसके सिर ताज सजेगा ये तो चुनाव के बाद साफ होगा, लेकिन जनता का मूड बहुत कुछ साफ कर रहा है। ताज़ा सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें तेजस्वी यादव सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सी वोटर के जून 2025 के सर्वे के अनुसार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 35% लोगों की पसंद के साथ मुख्यमंत्री की रेस में पहले नंबर पर हैं। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 41% थी, अप्रैल में 36% और अब जून में 35% पर आ गई है। जब इस 6% की गिरावट ने तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में सर्वे के आंकड़े हैरान कर देने वाले जरूर हैं। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो फरवरी में 18% लोग उन्हें सीएम के तौर पर पसंद करते थे। अप्रैल में यह आंकड़ा 15% तक रह गया था। जून में फिर से ये बढ़कर के 17% तक पहुँच गया है। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सर्वे में दूसरे नंबर पर उभर करके सामने आए हैं। उनकी लोकप्रियता फरवरी में 15% थी तो अप्रैल में 17% और जून में ये 18% हो गई है। यानी कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री की रेस में जनता की दूसरी पसंद भी बन गए हैं। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो बिहार से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। इस बीच सीएम की रेस की लोकप्रियता में कुछ उछाल जरूर आया है। ये अच्छा संकेत है। फरवरी में जहाँ पर केवल 4% लोग उन्हें पसंद करते थे तो ये जून में 10% हो गया है। अप्रैल का आंकड़ा 6% था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में भी उतार चढ़ाव आया हुआ है। फरवरी में 8% लोग उन्हें पसंद करते थे, अप्रैल में ये 13% पहुंचा, लेकिन जून में फिर से 10% पर आ गया है। दोस्तों, बिहार एनडीए के 2 बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच झगड़ा अब खत्म होने की संभावना दिख रही है। जहां खुद चिराग पासवान ने इस ओर पहल की है। उन्होंने मांझी को पिता समान बताया और कहा कि वे उनसे सीखते हैं। बड़े लोगों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मांझी और उनके बयानों का इस्तेमाल करके एनडीए के बीच दरार दिखाने का प्रयास करने की विपक्ष की मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पटना स्थित राजभवन पहुंचे थे। राजभवन से मिलने के बाद राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने मोदी कैबिनेट में अपने सहयोगी जीतन राम मांझी के साथ कथित विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा कि मांझी पिता तुल्य है, उनकी और मेरी उम्र में फर्क है, उनके अनुभव से मेरी तुलना नहीं की जा सकती है। मैंने हमेशा उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। जब संसद में भी जब दोनों साथ बैठते थे तो फिर यही मार्गदर्शन लेता हूँ कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूँ
कोई गलती हुई हो तो मेरा मार्गदर्शन करें, या उनकी सारी बातें मेरे सिर आंखों पर है, या उनकी कही हुई बातों पर गौर करके हम दोनों के बीच दरार आ जाए, ये संभव नहीं है। दोस्तों, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जी हाँ, अब किसी भूमि के दाखिल खारिज आवेदन को अगर एक बार अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तो उसे फिर से अंचल स्तर से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को और फिर जिलाधिकारियों को पत्र जारी करके निर्देश दिए हैं। नई प्रक्रिया के मुताबिक अब यदि कोई भी दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होता है तो फिर राजस्व कर्मचारी उस भूमि से जुड़े खाता, खेसरा, केवला और फिर क्रेता आदि की जांच करेंगे। इसके बाद वे अस्वीकृति की अनुशंसा अंचलाधिकारी से करेंगे। वहीं पर अंचलाधिकारी इस पर DCLR कोर्ट में अपील की सलाह देते हुए आवेदन को अंतिम रूप से अस्वीकृत कर देंगे। वहीं पर पहले अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों को कुछ मामलों में फिर से अंचल स्तर पर ही गलत तरीके से स्वीकृत दी जा रही थी। विपक्ष की समीक्षा में सामने आया है कि एक ही खाता, खेसरा की जमीन पर बार बार नए आवेदन देकर के प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा था। इससे नए आवेदनों की सुनवाई में देरी हो रही थी और फिर सिस्टम में गड़बड़ी आ रही थी। दोस्तों, AIMIM की महागठबंधन से बड़ी डिमांड हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश कर दी है। पार्टी के बिहार प्रमुख और विधायक अख्तरुल इमान ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर के AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने की अपील की है। वहीं पर अख्तरुल इमान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर AIMIM को महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो फिर चुनाव में सेकुलर वोट बिखरेंगे नहीं और महागठबंधन की अगली सरकार बनाने की संभावना मजबूत होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो फिर ये RJD के लिए चूक माना जाएगा। जी हाँ, वहीं पर अख्तरुल इमान ने कहा है कि हमने RJD, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों से बातचीत की है और प्रस्ताव भेजा है। हमने कहा है कि जल्दी निर्णय लें, नहीं तो फिर चुनाव के बाद हमसे साथ की उम्मीद ना करें। वहीं पर सीमांचल इलाके में मुस्लिम वोटरों का बड़ा दबदबा है। किशनगंज में 67%, कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं पर AIMIM सीमांचल में पहले से मजबूत स्थिति रखती है। ऐसे में महागठबंधन में AIMIM के शामिल होने से अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण और फिर तेज हो सकता है। वहीं पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर वे वक्फ एक्ट को डस्टबिन में फेंक देंगे। जहां उनके इस बयान पर NDA नेताओं ने वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं पर NDA नेता गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बयान पर हमला बोला है। वहीं पर हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राजद सीमांचल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए अल्पसंख्यक वोट बटोरना चाहती है। संतोष सुमन ने रैली में कहा कि तेजस्वी यादव का वक्फ एक्ट के खिलाफ भाषण अल्पसंख्यक वोटों को डरा करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। जब कांग्रेस राजद किसी भी हद तक जाकर के सांप्रदायिकता से वोट बटोरना चाहते हैं। अख्तरुल इमान ने जब तेजस्वी यादव से कहा कि आप मुझे गठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो सवाल यह है कि आखिर उनको गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? क्यों तेजस्वी यादव ने OBC का या फिर AIMIM का या फिर अख्तरुल इमान का साथ ठुकरा दिया है? जी हाँ, बिहार की सियासत में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन से नकार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में जगह नहीं दी, उससे AIMIM की भाजपा को सत्ता से बाहर करने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। लेकिन इस इनकार के पीछे केवल राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि रणनीतिक गणनाएं हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की भूमिका को तय करेगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुस्लिम यादव MY समीकरण को मजबूत करके सत्ता की चाबी पाना चाहते हैं। ये वही फॉर्मूला है जिसकी बदौलत लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में लंबा वक्त बिताया। हालांकि समय के साथ ये समीकरण बिखर गया और तेजस्वी ने A to Z की राजनीति का रुख किया। लेकिन अब वक्फ बोर्ड संशोधन जैसे मुद्दों के चलते AIMIM मतदाताओं में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखी जा रही है। भुनाने के लिए तेजस्वी किसी और की भागीदारी नहीं चाहते हैं। वहीं पर 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़कर के AIMIM ने 5 सीटें जीती ली और फिर 4 पर तीसरा स्थान हासिल किया, जब उसे 5.23 लाख वोट मिले।
1.3% वोट शेयर। ये आंकड़ा बताता है कि AIMIM सीमांचल में न केवल राजद के लिए चुनौती बन गई है, बल्कि उनकी पारंपरिक वोट बैंक में सेंध भी लगा रही है। वहीं पर तेजस्वी सीमांचल को राजनीतिक संदेश का केंद्र मानते हैं। यदि AIMIM को गठबंधन में जगह मिलती है तो फिर उसे यही की अधिकांश सीटें मिलती, जिससे राजद की पकड़ कमज़ोर होती। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओवैसी को दूर रखना महागठबंधन के दीर्घकालिक हित में है। वहीं पर भले ही शॉर्ट टर्म में इससे थर्ड फ्रंट खड़ा हो और फिर वो NDA को नुकसान पहुंचाए। अब जब AIMIM अलग होकर के चुनाव लड़ेगी तो फिर संभावना है कि वे सीमांचल में NDA की वोटों को काटें, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राजद को फायदा हो। वहीं पर तेजस्वी का ये गेम प्लान है कि AIMIM को साथ ना रख कर के भी उसका राजनीतिक उपयोग करना। तेजस्वी का ये दाव 2025 में उन्हें राजनीतिक विरासत मजबूत करने का मौका भी दे सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले बिहार के कई प्रमुख मुद्दों को अंतिम रूप देने के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। CM नीतीश कुमार सुबह करीब 10:30 बजे के बाद राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और फिर करीब 15 मिनट तक उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। दोनों के बीच की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दल रणनीतियाँ बनाने में व्यस्त है। साथ ही साथ जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। वहीं पर सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर के हुआ है। दोनों के बीच विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर के चर्चा हुई है। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार ने आम लोगों की जीवन को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां पहले की सरकार में जहां पर ज़रूरी दस्तावेज बनवाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने की मजबूर थी, वहीं पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन ही बनवाए जा रहे हैं। आवासीय, आय, चरित्र, फिर जाति सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों के अलावे अब आप घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ये सुविधा न केवल समय की बचत करेगी बल्कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर और फिर लंबी कतारों से भी मुक्ति दिलाएगी। अब योग्य लाभार्थी अब घर बैठे आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सरकार ने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। इसके आवेदन के लिए वेबसाइट rconline.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर न्यू यूज़र, यहाँ से आप जाकर के आप आवेदन करना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको आवेदन करना होगा राशन कार्ड बनवाने के लिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में आने को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है। बीजेपी, जेडीयू, राजद, कांग्रेस के नेताओं के ओपिनियन आ रहे हैं, लेकिन खुद नीतीश कुमार या निशांत कुमार इस पर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। इस बीच गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर निशांत पार्टी में नहीं आए तो फिर जदयू में भगदड़ मच जाएगी। जेडीयू MLA ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी दी है। गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत कुमार ने भी अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनका दिमाग बहुत तेज है। उनको पार्टी में लाने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर निशांत जी पार्टी में नहीं आते हैं तो फिर पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। जब सब इधर उधर भाग जाएंगे, कोई भाजपा में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, कोई राजद में, कोई लोजपा में चला जाएगा, या कोने कोने छलांग लगा करके सब भाग जाएंगे। आपको बता दें कि गोपाल मंडल इससे पहले भी निशांत यानी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पार्टी में आने की वकालत कर चुके हैं। उनका दावा है कि निशांत कुमार की विरासत को नीतीश ही आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए जदयू में उनका आना बहुत ज़रूरी है। जेडीयू के कई नेता निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने की मांग करते हैं। दूसरे दलों के नेता, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी कहना है कि निशांत कुमार को जल्द से जल्द एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हालांकि निशांत कुमार इस सवाल को हर बार टाल देते हैं।